मतलब अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यानी ये वो वाहिद प्रोटीन का जरिया है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है और उसके साथ जो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं और जो सोडियम की मिकदार है, उसमें साथ में जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है, जो फैट की मिकदार है, वो चर्बी की मिकदार वो इंतहाई कम होती है। तो ये जो स्पेशली एलीट क्लास है पाकिस्तान की, यानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार रैबिट आए हो और ना सेल हुए हो, लेकिन हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना कि यार ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, क्योंकि या तो लोग लेके नहीं आते या फिर सारे एक साथ में उठा के ले आते हैं। तो इनके बीच तसलसल को बरकरार रखना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। देखिए पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ साल गुजरे हैं, यानी पिछले मेरा ख्याल है साल 1.5 साल हुआ है कि कुछ मीट पे हल्का फुल्का टच अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है ना। इससे पहले जो मामलात थे, जिस तरह राहील साहब ने एक बात की कि पहले ग्रैंड पेरेंट आता है, फिर उसके बाद पेरेंटल फ्लॉक आपका जो है उसमें से बनता है, वो पेरेंटल फ्लॉक से आगे फिर जो पैदावार आप लेते हैं वो जाके आगे कस्टमर तक कनेक्ट। तो पहला टॉपिक लीजिए हमारा खरगोश फार्मिंग की तारीफ। इस पे अगर कोई बात करना चाहे तो अपनी तरफ से इनपुट्स डाल दें, फिर इंशाल्लाह मैं कमी बेशी पूरी करूंगा। जी, अगर मैं इसका थोड़ा सा तारुफ करवाऊँ तो फार्मिंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बकरियों की कर रहे हैं, गायों की कर रहे हैं। अगर उसको कंपैरिजन इसके साथ किया जाए तो ये बहुत मल्टीप्लिकेशन इसमें बड़ी बहुत ज़बरदस्त है। खामोश तबक जानवर है, बीमारियां इसमें एज कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स दूसरे जानवरों की निस्बत बहुत कम है, और इसको रखना आसान है, इसकी केयरिंग आसान है, हाउसिंग वो बहुत अच्छी जी। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं बकरियां भी रख रहा हूँ, बड़े जानवर भी हैं, मुझे मल्टीप्लिकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त लगती है जी। और फिर स्पेशली अगर आप देसी को छोड़ के इस पे काम करें, दूसरी ब्रीड जैसे चिंचला हो जाए, थ्रेंजर हो जाए, न्यूजीलैंड, मेरे पास ये सारी हैं थोड़ी थोड़ी करके मैंने, ताकि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जी। कैलिफोर्नियन भी है, तो एज कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों के ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ लग रही है माशाल्लाह। यानी अगर कोई नया बंदा आपके पास आता है ना, जिन्होंने पहले खरगोश फार्मिंग का कॉन्सेप्ट सिरे से सुना ही नहीं है, जी जी, उसको अगर आप 2-4 लाइनों में ये थोड़ा सा एक्सप्रेस करके बताएंगे तो खरगोश फार्मिंग कैसे आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, इसकी तारीफ कैसे बयान करेंगे, किसे कहते हैं खरगोश फार्मिंग, सादा करके। खरगोश फार्मिंग बेसिकली इसको कि एज अ कमर्शियल फार्मिंग के तौर पे, या जी 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 जी, कमर्शियल फार्मिंग के तौर पे। तो ये अभी मल्टीप्लिकेशन ही बेसिकली इसमें आती है कि जो ज़बरदस्त इसे बनाती है तमाम दूसरे जानवरों पे और उसको फोकियत देती है। हाउसिंग इसकी बड़ी आसान है, जी बिल्कुल, केयरिंग बहुत रेयरिंग आसान है, बिल्कुल, और खामोश तबक जानवर है, इंसानों खामोश से है। उनसियत इसकी ज्यादा है, ज्यादा तंग नहीं करता। एग्जैक्टली। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं जो जी, जी, जी। इसे दूसरी चीजों से मुनफरिद बनाते हैं। बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह से जी, वेरी गुड। अच्छा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। मैं थोड़ा सा इस पे अपनी तरफ से इनपुट्स डालता हूँ और जल्दी जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए, चूँकि आगे आने वाले टॉपिक जो है वो थोड़े से लंबे चौड़े हो सकते हैं। खरगोश फार्मिंग की तारीफ। खरगोश फार्मिंग की तारीफ यानी कि खरगोश को खरगोश फार्मिंग कहते किसे हैं, यानी खरगोश फार्मिंग के हवाले से माइंड सेट को क्लियर करना कि खरगोश फार्मिंग बेसिकली खरगोश को पालना, उसमें से पैदावार लेना फॉर मीट पर्पस, या एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऐसी भी मौजूद है जो कि फैंसी फार्मिंग को टच कर रही है। हमारा चूंकि यहाँ पे फोकस मीट पर्पस की, जो कमर्शियल लेवल फार्मिंग गोश्त के मकसद से है, हम उसको टारगेट करें तो हम उस तनाज़ुर में बात करेंगे कि खरगोशों को रखना और लार्जर स्केल पे उसमें से पैदावार लेना और पैदावार को फिर मार्केट में अच्छे रेट पे सेल करके एक अच्छा मुनाफा जनरेट करना। सिंपल करके खरगोश फार्मिंग की तारीफ ये है। अब खरगोश फार्मिंग में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन सी नस्लें होती हैं, क्या क्या कुछ होता है, इसको आगे इंशाल्लाह टच करेंगे। कोई और इस पे बात करना चाहता है तो ठीक है, अगर माइंड आपका क्लियर हो गया है सिंपल करके कि खरगोश फार्मिंग को किस पर्पस के लिए पाला जाता है, क्लियर है सबको? जी।
नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा खरगोश फार्मिंग ही क्यों और इसका मुस्तकबिल। ये नहीं कि जिस तरह कामरान साहब ने बकरे भी रखे हुए हैं, आपके पास हो सकता है कि और चूजे आपने रखे हो, कोई और जानवर आपने, जिस तरह दिलदार साहब ने बतखें रखी हुई हैं, ठीक है जी, हाँ। तो क्या वजह है कि आप खरगोश फार्मिंग ही की तरफ आ रहे हैं, या कौन से ऐसे की पॉइंट है, जिस तरह कुछ पे रोशनी भी डाली गई है कामरान साहब की तरफ से, और इसका मुस्तकबिल हम कहाँ पे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जल्दी जल्दी शकील भाई आप अपना तारुफ करवाएं कि आगे बढ़ें जी। सब अपना तारुफ कर चुके हैं। अच्छा, मेरा नाम शकील है, पेशावर से आया हूँ, जरा लेट हो गया हूँ जी, माजरत चाहता हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा सा इस हवाले से बात करें कि खरगोश फार्मिंग को टच करते हुए कितना अर्सा हुआ है आपको, और कोई रैबिट आपके पास इस वक्त मौजूद है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी है कोई 170 के लगभग 80, और 21 अक्टूबर से हमने शुरू किया था। वेरी गुड। लास्ट यानी 2021 से आपने शुरुआत की? 21 से। वेरी गुड। अच्छा, शकील साहब रिसेंटली हमारे साथ कमर्शियल लेवल फार्मिंग में ऐड हुए हैं, यानी मेरा ख्याल है जस्ट 10 to 12 डेज या 15 डेज पहले ये यहाँ से अपना फ्लॉक लेके जा चुके हैं। तो जी शकील साहब, हमारा पहला टॉपिक था खरगोश फार्मिंग की तारीफ, उस पे आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं। प्रैक्टिकली आप खरगोश को रख कर उसमें से पैदावार ले रहे हैं। जब आपका विजन क्लियर होता है ना, ये क्यों असल में बार बार इस पर जोर डाल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है किस माइंडसेट से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि उस माइंडसेट के हिसाब से आप उसकी मैनेजमेंट को भी एश्योर करें। यानी बाज लोग इंतहाई ज्यादा महंगा तरीन खुराक लेके वो उस खुराक पे खरगोशों को पालते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी कुछ मसाइल चल रहे होते हैं कॉस्ट को लेकर। तो जब आपका एंड प्रोडक्ट मीट है तो आपका ऑटोमेटिकली सारी सोचने की डायनामिक्स जो है वो उस हिसाब से डेवलप होना शुरू होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था जी खरगोश फार्मिंग ही क्यों और इसका मुस्तकबिल। तो इस पे अगर कोई और बात करना चाहते हो तो इस पे बात कर लें कि क्या वजह है कि आप कंपैरेटिवली इस फार्मिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। छोटे स्केल पे जो है ना, अगर घरेलू लेवल के लिए उसका जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम वो देसी खरगोश रखे हैं काफ़ी अच्छे से, तो ये थोड़े से इजी ये इस तरह होते हैं कि अगर आप मुर्गी पालें तो देसी मुर्गी जो है वो कम से कम 6 महीने की होगी, फिर आप उसको ज़िबा कर सकते हैं, और उनमें वायरल डिजीज़ भी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल बेहतरीन आपने जो अच्छे से बयान की। और ब्रैलर है उसको एक घरेलू लेवल पे आप कर नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए एक कंट्रोल शेड और टेम्परेचर चाहिए होता है, वो आम बंदे के लिए फिजिबल नहीं है जी। और बकरियां हमने ऑलरेडी रखी हुई, तो आपने घर के लिए बंदा बकरी ज़िबा कर नहीं सकता। तो ये खरगोश एक ऐसा जानवर होता है जिसको आप एक छोटी फैमिली के लिए 1-2 पीस ज़िबा करके आपने टाइम गुजार सकते हैं जी। बेहतरीन बेहतरीन। तो दूसरा इसकी स्मेल नहीं होती एज कम्पेयर टू मुर्गी जी। बिल्कुल, इसकी मीट में कोई वो स्मेल वगैरह नहीं है, शोर नहीं करता, ज़्यादा वो वाले मामला नहीं है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। वेरी गुड। कोई और इस पे थोड़ा सा मालूमात देना चाहे? इस पे जो है बेसिकली इसको संभालना बहुत आसान है। मेरे बच्चे माशाल्लाह पकड़ लेते हैं उनको, और हालांकि बड़े जानवरों को पकड़ते हैं उनको डर भी लगता है जी जी। और ये बड़ा ह्यूमन फ्रेंडली है। हाँ। आपके साथ भी बड़ी उनसीयत इख्तियार कर लेता है एज कम्पेयर टू अदर जानवर ये जो है इनको। फिर दूसरा इसमें जो है बकरी साल में 2 बार सोती, गाय 1 बार सोती। इसमें आप अगर आप 28 टेम्परेचर 50% ह्यूमिडिटी रख लें तो आप इसमें साल में कम से कम 6 फ्लॉक लाजमी ले सकते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन इसमें बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। आपने अच्छे से इसको जो है आसान करके लोगों के सामने रखा। अच्छा, खरगोश फार्मिंग ही क्यों और इसका मुस्तकबिल। देखें, पाकिस्तान में और मुख्तलिफ फार्मिंग चल रही है, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग सर फहरिस्त है, चूँकि उसके साथ बराह रास्त कम व बेश 20 लाख लोग जो है उसके साथ वाबस्ता है। यानी कोई उसके जो फर्ज करें मार्केट तक जो रसाई जा रही है उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कुछ उसकी फीड में इन्वॉल्व हैं, कुछ उसके जो है मेडिसिन के हवाले से उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी है, कुछ इसमें है बराह रास्त फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं जो उसके सेल कर रहे हैं। तो लगभग 20 लाख लोगों की उसके साथ जो है
अटैचमेंट है। ऐसे ही मुख्तलिफ और जैसे बकरी का फार्म है, कुछ और फार्मिंग है। जैसे जैसे दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है तो ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इंसान ने मज़ीद और ज़राए ढूंढने हैं गोश्त या प्रोटीन प्रोड्यूस करने के, और उसमें से ऐसे ज़राए फिर ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं जो कि उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं वो इंतहाई कम हो, या जिनकी मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह कामरान साहब ने बात की, मल्टीप्लिकेशन उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी एक्सपोनेंशियल ब्रीड है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। यानी इसके बारे में एक कहावत है, एक बड़ी मशहूर बात है कि एक खरगोशनी एक साल में एक गाय के बराबर गोश्त प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो इस माइंडसेट से है कि आपने फर्ज करें उसमें से बच्चे लिए, फिर उसके बच्चे भी बड़े हुए, फिर वो साथ साथ में वो भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन उनकी भी शुरू हो जाती है, तो एक साल में अंदाजे के मुताबिक एक गाय के बराबर वो आपको गोश्त दे देती है। इसका मतलब कि ये एक ऐसा जानवर है जिसमें से आप तेज तरीन तरीके से पैदावार भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जानवर पे नजर डालें तो ये एक हर्बीवोरस एनिमल है, सब्जाखोर जानवर है। सब्जा इंतहाई ज्यादा सस्ता मिलता है, यानी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे वो सारे वसाइल मौजूद हैं इसकी अच्छी जो है ग्रूमिंग के लिए, इस इंडस्ट्री के अच्छे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। यानी चारा अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक में अक्सर एक एग्जांपल बयान करता हूं कि मट्टी के बाद अगर कोई ज्यादा सस्ती चीज है तो वो चारा है, जो इंतहाई कम कीमत में आपको दस्तयाब हो जाता है। बाज़ जगहों पे जो कि अर्बन सिटीज हैं वहां पे मुश्किलात हो सकती हैं, और इसी वजह से हर कारोबार के लिए एक आइडियल जगह होती है जो आगे जाके इंशाल्लाह हम इन चीज़ों की साथ साथ में टच करेंगे। इसका मुस्तकबिल क्या, जिस तरह हमने बयान किया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और जो पैदावार के ज़राए हैं वो उल्टा कम होते जा रहे हैं, यानी जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से ज़मीनें जो है वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं लाए जा रहे, बल्कि उल्टा जो ज़रई ज़मीनें हैं उसी को जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान के बाकी जो इस्तेमाल है उसमें लाया जा रहा है। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में कोई बिल्डिंग बना रहा है तो कोई और मतलब उन्होंने कोई और बिजनेस मॉडल है उसके लिए उसको वक्फ कर दिया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि फूड इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान में और नए ज़राए की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो फूड सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी कि गोश्त या प्रोटीन गरीब बंदे के दस्तरस से मुकम्मल बाहर हो जाएगा। अभी भी काफ़ी मुश्किल है किसी गरीब बंदे के लिए अफोर्ड करना, कोई मतलब नहीं है इस तरह। दूसरा, इसका मुस्तकबिल, चूंकि मुस्तकबिल पे बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और ऐसे अच्छे अल्लाह ने कमालात रखे हुए हैं, जैसे कि इसके गोश्त में फैट का लेवल और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना होने के बराबर है। इंतहाई कम लेवल का फैट और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यानी कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर जो ऐसे मरीज या ऐसे लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, जो मतलब अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यानी ये वो वाहिद प्रोटीन का जरिया है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है और उसके साथ जो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं और जो सोडियम की मिकदार है, उसमें साथ में जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है, जो फैट की मिकदार है, वो इंतहाई चर्बी की मिकदार वो इंतहाई कम होती है। तो ये जो स्पेशली एलीट क्लास है पाकिस्तान की, एलीट क्लास ही जो है हेल्थ कॉन्शियस होती है ना, यानी वो जो नॉर्मल रूटीन की परेशानियां होती हैं उससे ऊपर क्लास होती है। उनको ये दिक्कत नहीं होती कि यार पैसे ज्यादा खर्च हुए कम खर्च हुए, बल्कि उनको सेहत चाहिए होती है। तो ये उनकी बेसिक नीड है। यानी हमारे पास भी इस वक्त सेफ रैबिट फार्म से जो मेजॉरिटी सेल यहां से हो रही है, तो उसमें अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास, ये दो कैटेगरीज जो है ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं। जो लोअर क्लास है उनकी अफोर्डेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है। तो बहरहाल इसका गोश्त चूंकि अच्छा है। दूसरा, पाकिस्तान में गोश्त को लेकर, जैसे पाकिस्तान टनों के हिसाब से गोश्त बाहर से इंपोर्ट करवा रहा है, ये बात मुझे भी पहले मेरे इल्म में नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर हजरात या इंपोर्टर हजरात जिनके साथ अभी वाबस्तगी बनी, तो उनसे पता चला कि भाई टनों के हिसाब से पाकिस्तान बाहर से गोश्त इंपोर्ट कर रहा है।
यहाँ पे जरूरत पूरी नहीं, जैसे कराची जैसे बड़ा शहर है तो कराची जैसे शहर की जरूरत यहाँ लोकल जो प्रोडक्शन है उससे पूरी नहीं हो पा रही, तो बाहर से लाजमी वो इंपोर्ट करवा रहे होते हैं। और वो हमें भी अप्रोच इसीलिए कर रहे होते हैं कि ये कैसा उनको पोटेंशियल नजर आता है कि अगर ये बाहर एक्सपोर्ट किया जाए तो यहाँ पे लोकल मार्केट में प्राइस कम है, बाहर प्राइस ज्यादा है। यानी अगर आप अभी गूगल करें, सर्च करें कि दुबई में, सऊदीया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं कि वहां पे इसकी कीमत क्या चल रही है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि वहां पे लगभग 60 दिरहम के आसपास वहां पे रेट चल रहा है। तो 60 दिरहम पर केजी साफी मीट जो है, तो ये मतलब बहुत हाई प्राइस है। तो वहां पे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा एक मार्जिन नजर आता है। यानी यहाँ पे देरीना मसला क्या है, कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरता है तो एकदम से इस तरह नहीं होता कि वो जो कस्टमर तक जो है एकदम से वो ब्रिज हो सके। वो भी द पेस ऑफ टाइम, चूंकि मसाइल होते हैं, कभी स्टेबल सप्लाई नहीं हो पाती, कभी पैदावार होती है लेकिन स्टेबल सप्लाई नहीं होती। जैसे कि कोई होटल वाला हमें राब्ता करता है तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो हमें ये कहते हैं कि यार आप ये मेरे साथ एग्रीमेंट करें कि ऐसा ना हो कि मैं इस पे मेहनत करूं, मेरे कस्टमर आए और कल को आप मुझे पैदावार ना दें। ऐसा ही है ना। तो बहरहाल यहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज जो है वो हर इंडस्ट्री में चल रहे होते हैं। कुछ जो है यूज टू नहीं होते, जैसे कि राहील साहब, आप चूंकि आपकी उम्र ज्यादा है, शायद आपको इन बातों का ज्यादा अदराक हो कि माजी में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े ये ब्रायलर है, ये लोग नहीं खाते थे, पसंद नहीं करते थे इसको। मतलब इस माइंडसेट से जो है इसको अक्सर इग्नोर करते थे कि यार ये जो है आर्टिफिशियल है, मसनूई है, मसनूई खुराक से जो है पलने वाला एक जानवर है। तो बड़े यानी जिस तरह यहाँ पे पहले सेशन में एक फार्मर थे हमारे साथ, वो 70 के दौर से जो है फार्मिंग करते आ रहे हैं, तो उनकी वो बात मुझे बड़ी अच्छे से याद है। कहते हैं कि हम बड़े तरीके से ना कस्टमर को फिर ये चिपकाते थे, वरना वो खरीदते नहीं थे, ये यूज टू नहीं थे। वही प्रॉब्लम यहाँ रैबिट के साथ भी है कि बहुत सारे लोग यूज टू नहीं होते, और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी हमारे पास हमारा जो सर्कल है, हम उसको साथ साथ में इसी बुनियाद पे प्रमोट करते हैं कि मेहमान आए तो उनको ये ऑफर करो, ये खिलाओ उनको, जिससे वो एक बार टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पता चलेगी यार ये किस तरह की गोश्त है। ऑटोमेटिकली साथ साथ में वो फिर अपने सर्कल में भी बढ़ाते रहते हैं। तो बहरहाल खरगोश फार्मिंग और इसका मुस्तकबिल, इसके हवाले से कोई जहन में कुछ सवालात हो तो साथ साथ में लाजमी टच करें, बल्कि कमरान साहब के जहन में काफी सवालात होंगे। जी 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 पूछिए आप जरा। मैं इसमें और एक दो बातें ऐड कर दूं। जी जी जरूर जरूर। जो ये रैबिट फार्मिंग, इसलिए भी इसको ज़्यादा मौका मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, कि ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉपर जो फार्मिंग हो रही है वो पोल्ट्री की है जी। लेकिन हर बंदा नहीं समझता पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। उसके लिए पहले हमें ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक चाहिए, जो बाहर से इम्पोर्ट होता है, और डॉलरों की आपको पता ही है इस वक्त क्या हालत है। ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक के बाद उसमें से पेरेंट फ्लॉक लिया जाता है, बिल्कुल। फिर पेरेंट फ्लॉक में से आगे ब्रायलर या लेयर ली जाती है। वो 3-4 स्टेप्स हैं जिसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और तब आप ब्रीडिंग फार्म बनाते हैं। बिल्कुल। जबकि खरगोश आपने एक पेयर ले लिया जी, तो आपका ब्रीडिंग फार्म शुरू हो गया। बिल्कुल। आपने एक दफा खरीदा और उसके बाद आपको ब्रीड हर दफा ब्रायलर के लिए बाजार से जाके चूजा नहीं लाना पड़ेगा, चिक्स नहीं खरीदने पड़ते। आपका ब्रीडिंग फार्म इंतहाई कम, इंतहा से भी नीचे जाके घर में ये ब्रीडिंग फार्म तैयार हो जाता है। बिल्कुल लो कास्ट, यानी ये लो कास्ट फार्मिंग है, इसलिए ये प्रमोट होनी शुरू हो गई। एक दफा आपने ले लिया और फिर उसी से ब्रीड लेके अपना फार्म भी बड़ा करते जाएंगे और उसमें से प्रोडक्ट सेल भी करते जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इस टाइम चाइना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इसका एक्सपोर्टर है। एक्जेक्टली। और अरब ममालिक और ये जितने हैं ये रिलक्टेंट हैं ऐसे ममालिक से गोश्त लेने में, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है कि इसका गोश्त लेंगे तो ये उन्होंने इस पे कलमा भी पढ़ा होगा या इसे हलाल तरीके से ज़िबा करके इसे किया होगा। तो ये बड़ी अच्छी पोटेंशियल है मुस्लिम ममालिक के लिए कि उन्हें पता है कम से कम यहाँ से कलमा तकबीर पढ़ के तो इसे ज़िबा किया जाएगा। तो ये इसी हवाले से भी कि अगर इन ममालिक को हम फोकस करें, वो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हमसे लेने की बजाय उन ममालिक के जो जिनका बिल्कुल हलाल और हराम और इनसे बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल।
ये वेरी गुड, इन्होंने बड़ा ही जबरदस्त very पॉइंट point बताया। है। और मैं चूंकि यहाँ पे सप्लायर के तौर पे भी जाने जाते हैं हम, तो हमें ज़्यादातर ऐसे पोटेंशियल जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिस तरह कमरान साहब ने बात की है कि वहाँ पे वो प्रायोरिटी बेस पे ना जो मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं प्रेफरेबली वहाँ से जो है वो मंगवाना चाहते हैं। यानी माजी में भी अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गोश्त गया है तो ये उस बात की दलील है या उस चीज़ को जो है उसकी अहमियत को वाजे करती है कि किस कदर वो पसंद करते हैं या वो चाहते हैं। यानी कस्टमर बहुत सारे हैं, उसके लिए बल्क लेवल की प्रोडक्शन चाहिए। यानी इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप पहले 100-200 खरगोश भिजवा दें, 500 खरगोश भिजवा दें। आपने इतनी मिकदार में, इतनी तादाद में लाजमी एक्सपोर्ट के लिए इतनी क्वांटिटी लाजमी इंश्योर करवानी है कि वो एक्सपोर्टर के लिए मुमकिन हो एक्सपोर्ट करना। ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब छोटे लेवल पे उसको जो है इतने दूर तक या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जो है उसमें से इन्वॉल्व किया जाए। तो बहरहाल कोई और इस हवाले से कोई सवाल हो, सवाल ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं कि खरगोश फार्मिंग ही क्यों और इसका मुस्तकबिल। तो जो मैं चाहता हूँ इस टॉपिक के हवाले से ना, हो सकता है कुछ चीजें मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ क्योंकि मैं रैंडम बोलता हूँ ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक रखा होता है, फिर जहन में जो होता है मैं वही बात करता हूँ। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें रह जाएं, तो जब आपके जहन में कोई पॉइंट होगा वो आप सवाल करेंगे तो उस पॉइंट पे अच्छे से रोशनी आ सकती है। अच्छा, इसमें एक जैसे परबा एसोसिएशन बनाई गई है जी जी और इसको प्रमोट किया जा रहा है। जी जी एक चीज की प्रमोशन इसी सूरत में होती है जब दूसरी चीज को डिमोटिवेट किया जाए। जी मेरे ख्याल में एक ये चीज थ्रेट भी है कि अगर इसको हम प्रमोट करना चाहें तो मुर्गी के गोश्त को डिमोटिवेट करना पड़ेगा कि यार ये तो इसमें फीड इस टाइप की डलती है, ये नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये एक थ्रेट भी है कि क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री एक बहुत जाइंट बन चुकी है, अभी खरगोश की इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, और अगर इसकी प्रमोशन के लिए हम उसे डिमोटिवेट करने के लिए जाएं तो हमारे लिए काफी बड़ा थ्रेट भी बन सकता है कि क्योंकि उसमें जो है होल्ड मार्केट में ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो इसमें अगर पेनिट्रेट करना है तो बड़े तरीके से किया जाएगा मेरे ख्याल में कि अपनी प्रमोशन करने के लिए। तो समझ गया हूँ, मतलब कि आप इस अंदाज में कंपैरिजन किया जाए करना कि- चाह रहे हैं कि एक चीज में वो खवाइश मौजूद ना हो जो यहाँ पे मौजूद हो, उसी को उसकी पॉइंट को लेके आप मार्केटाइज करें और उसको प्रमोट करें। हाँ, और ये थ्रेट भी है किस्म का कि इसमें दबाया आसानी से जा सकता है इस चीज को कि एग्जैक्टली ऐसा ही मेरे है। ख्याल से तो ये है कि भाई खरगोश को खाना जो है ना बहुत कम है अभी इस वक्त, क्योंकि एक तो ये बहुत मासूम सा जानवर है, हर कोई इसको ज़िबा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमारे गली में मैंने एक दो को खिलाया था तो अभी उनका शौक पैदा हो गया है कि भाई मुर्गी को छोड़ के ना तो खरगोश का गोश्त खाना शुरू कर दे। माशाल्लाह। हाँ, ये कि थोड़ा सा अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल लूँ। कमरान साहब ने उनका सवाल बेसिकली पॉइंट ये था कि इसका जो मार्केटाइज करने का जो अंदाज है या जो तरीक़ेकार है वो क्या ऐसा होगा कि हम मुर्गी को डी वैल्यू करके इसको वैल्यूएबल करके या इसको मार्केटाइज करके उसको ज़्यादा जो है वो सामने रख के जो है हम प्रमोट करें। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, और ना ही कभी शुरू दिन से आज तक मैंने कोई कंपैरिजन रखा। उसकी वजह यह है कि एक तो आप वाली बात के दबाया जा सकता है, तो हर इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई और उनके बिजनेस को डेंट लगाए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो खिदमत खल्क हो, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हो। लेकिन उनको जाहिर बात है सिर्फ अपने जो बिजनेस होता है उससे मतलब होता है कि उसको डेंट ना पड़े, भले वो कोई भी, जिस तरह डब्बे के दूध को तशहीर मिलती है, इसका मतलब इसके पीछे कोई मतलब बिजनेसमैन है जो कि इसको जो है ज्यादा अच्छे तरीके, ज्यादा अच्छे अंदाज में मार्केटाइज कर रहा है। डॉक्टर हजरात, क्योंकि डॉक्टर हमारा जाहिर बात है मुआलिज जो है हमारा एक डॉक्टर होता है जो उस पर हमारा भरोसा होता है, ईमान होता है कि यार ये जो है मेरे सेहत के एतबार से बहुत सारी चीज़ों को जानता है। तो उस शख्स को या उस मुआलिज को लेके एक एड बनाया जाता है कि यार डब्बे का दूध पिए, जबकि इंसान हजारों सालों से यहाँ तक पहुंचा है जिस बुनियाद पर कामयाब तरीके से पहुंचा है। यानी आज तक कोई बंदा आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि यार उसने गाय का दूध डायरेक्टली पी लिया और वो मर गया, ऐसा नहीं मिला ना। लेकिन फिर भी उसकी नेगेटिविटी बयान की जाती है। आप वाली बात ठीक है कि एक चीज को दबा के दूसरी को हाईलाइट करना। यहाँ पे असल में
इसके जो खवाइस हैं वो कोई और खुराक में पाए नहीं जाते। यानी हर गोश्त में अल्लाह ताला ने ख़ास उसमें ग़िज़ाइयत रखी हुई है, उसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो दूसरे गोश्त से मुख्तलिफ हैं। यानी मुर्गी का गोश्त बतख के गोश्त से मुख्तलिफ है, बतख का गोश्त जो है वो बटेर के गोश्त से मुख्तलिफ है, बटेर का गोश्त रैबिट के गोश्त से मुख्तलिफ है, और रैबिट का गोश्त फिर क्या कहते हैं बकरी के गोश्त से मुख्तलिफ है, बकरी का फिर दूसरे जानवर से मुख्तलिफ है। तो अल्लाह ने हर एक में जो है अपने अपने उसमें कुदरत के जरिए जो है कमालात रखे हुए हैं, उसके अंदर अपनी अपनी ग़िज़ाइयत रखी हुई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर फर्ज करें कंपैरिजन का मौका तब होता अगर तो जो लोकल देसी रैबिट है वो बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहे होते और उनकी अपनी एक इजारादारी होती, एक मार्केट होती, एक फिजिकल मार्केट होती, तो उस बुनियाद पे हम उसको फिर कंपैरिजन करके हम कर सकते थे। ये वैकेंड मार्केट है, यानी ये ऐसी वैकेंड मार्केट है, इसमें अल्लाह ने जो रखा हुआ है वो टोटली डिफरेंट है उससे। यानी मुर्गी वाला अगर ये करे कि यार मुर्गी खाओ और बकरे का गोश्त छोड़ दो, तो मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं हो सकती है। हाँ, अलबत्ता वो ये कह सकते हैं कि यार इसमें प्रोटीन ज्यादा है, अपनी क्लास में रहकर वो बता रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे चूंकि ये मार्केट ऐसी है ना, इसमें पहले से यहाँ पाकिस्तान में मार्केट का वजूद नहीं है। जब मार्केट का वजूद नहीं है तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह मैंने इससे पहले अर्ज किया कि जब पोल्ट्री यानी ब्रायलर मुर्गी आई तो उसने टारगेट किया किसको? देसी मुर्गी को। एक मार्केट मौजूद थी, गो के वो लिवलीहुड एक जानवर था, यानी कि उस तरह कमर्शियल लेवल का जानवर नहीं था। आपके घर में थे, मेरे घर में थे, मेहमान आया पकड़ के जो है ज़िबा कर दिया। जब चीजें ऐसा ऐसा कमर्शलाइज होना शुरू होती है ना, तो बिजनेसमैन एक ऐसा तबका है वो फिर उस अंदाज से सोचता है कि उसका मेन फोकस या मेन गोल अपने कंपनी के हुजूम को बढ़ाना होता है। उसे ये नहीं देखना होता है कि यार आपके लिए, मुस्तकबिल के लिए, आपकी जात के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी सेहत के लिए क्या जरूरी है। हाँ, किस्मत से अगर कुछ चीजें उसमें ऐसी हों कि जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों तो उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। यानी ये भी एक फैक्ट है कि यार हाथ के साथ जरासीम हो सकते हैं। जब आप डब्बे का दूध पीते हैं और सारा मशीनरी के सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसका मतलब ह्यूमन टच वहां पे नहीं है, तो ह्यूमन टच के जरिए ही जरासीम जा सकते हैं। ये भी एक फैक्ट है। तो कितने एक छोटे से पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट करके जो है वो मार्केटाइज कर रहे हैं उसको। तो बहरहाल कोई और सवाल हो उस टॉपिक से मुतालिक? औरंगजेब भी आप ज्यादा सवाल करें। ज्यादा नहीं मालूम, इसलिए होमवर्क नहीं किया इस पे। होमवर्क नहीं किया तो फिर और ज्यादा सवालात बनते हैं, यानी होने चाहिए। इसका जो मुस्तकबिल है ना वो इस तरह भी इजी लग रहा है कि इसकी जो खुराक है ना वो फार्मर के अपने हाथ में है। मतलब इसमें फीड माफिया इन्वॉल्व नहीं है। जिस तरह मुर्गी की खुराक है तो वो फार्मर के हाथ में नहीं है। वो जिस तरह पीछे से फार्मूलेशन होगी, एक आम बंदा उस तरह फार्मूलेशन करके वो अपनी फीड तैयार नहीं कर सकता, वो मुश्किल है। तो इसका अगर आपने चारा अपना लगाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, तो आपके लिए काफी सस्ता है। एग्जैक्टली, बेहतरीन। या खुद की जो है वो वंडा बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। चारे की किस्म ही है, मतलब जैसा बेहतर है अगर आप लूसन डाल लें, वो अवेयर नहीं है तो आप बेर के पत्ते भी डाल सकते हैं। मतलब दरख्तों के पत्ते, मतलब सिर्फ एक चारे गाय भैंस है तो वो सिर्फ घास खाएगी, वो दरख्तों के पत्ते नहीं खाएगी। इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप दरख्तों के पत्ते भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ वीड्स वगैरह भी खिला देते हैं। बिल्कुल मल्टीपल है इसमें वो जी। ये माशाल्लाह दिलदार साहब ने अच्छा पॉइंट बताया कि जनाब खरगोश की जो कॉस्ट है, एक तो मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसमें आपके साथ कोई बिजनेसमैन आपके हुकूक तल्फ नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता। ठीक है जी, आपके हुकूक आपके अपने पास ही है। एक तरह से ज्यादा हो तो मार्केट में जो सेल परचेज को लेके डिपेंडेंसी हो सकती है, वो उसके बगैर नहीं जो है जाया जा सकता। वो एक ऐसी चीज है कि वो लाजमी होती है। अल्लाह करे कि उसमें इस तरह की मतलब एक एनवायरनमेंट डेवलप ना हो कि वो मतलब अपने ज़ात के लिए जो है बाकी फार्मर्स का गला घोंटे या उनको मतलब उनके हक में बेहतर ना हो। बहरहाल इससे एक दूसरी बात याद आई है कि जनाब खरगोश फार्मिंग चूंकि इसमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा खुराक का वो चाराजात पर मबनी होता है, रफेजेस पे। और रफेजेस इस तरह पहले हमने बताया कि ये इंतहाई सस्ती खुराक है, तो सस्ती खुराक से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। यानी खुराक सस्ती
और जो आउटपुट प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जो गोश्त मिल रहा है, वो ग़िज़ाइयत के एतबार से इतना नायाब, इतना ज़बरदस्त है कि उसका कोई और अल्टरनेट है ही नहीं। यानी इसके अंदर जो कुछ अल्लाह ने रखा हुआ है, बल्कि बहुत सारे इलाकों में तो ये सांस की बीमारी जिनको होती है उस मकसद के लिए भी इसका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ये जो KPK का बेल्ट है, यहाँ पे इस माइंडसेट से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिसको भी अगर सांस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको स्पेशली खरगोश का गोश्त खिलाया जाता है। अच्छा, कोई और सवालात हो इससे मुतालिक तो करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बगैर वंडे के पाला जा सकता है या वंडा जरूरी है? मतलब जी, जबरदस्त सवाल किया आपने, शानदार, बेहतरीन। कमर्शियल बुनियादों पे जबकि आपने खरगोश को एक खास महदूद पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, यानी उसको आपने पाबंद कर दिया कि उस खास सर्टेन जो छोटी सी जगह है वहां पे वो रहेगा, यानी उसके पास अपनी मर्जी नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ खाए, कुछ छोड़ दे, कुछ खाए, कुछ पसंद करे ना करे, ठीक है जी, स्ट्रिक्ट कर दिया, तो फिर जरूरी है कि उसकी ग़िज़ाइयत का आला लेवल पर आपने, आला दर्जे पर आपने ख्याल रखना होता है। जब आला दर्जे में आप ख्याल रखते हैं तो वहां पे ये कोशिश होती है कि यार पैदावार भी ज्यादा हो और साथ में उनकी सेहत भी अच्छी हो। तो फिर हम बढ़ते हैं अक्सर वनडे की तरफ, क्योंकि वंडा अजनास ये एक ऐसा जरिया है खुराक का जिसका वॉल्यूम छोटा, साइज छोटा, लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है, भरपूर होती है ग़िज़ाइयत बनिस्बत चाराजात के। तो हम क्या करते हैं कि 70 to 80% रेफ्यूजिज चाराजात होते हैं, 20 से 30% वंडा इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जो पैदावार है वो और ज्यादा निखर के आती है, और ज्यादा अच्छे से आती है, और मादाएं आपकी ज्यादा पैदावार देने के यानी ज्यादा अच्छे से पैदावार दे देती है। नंबर ऑफ क्लचेस भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ बेबीज भी बढ़ जाते हैं, और ग्रोथ में भी इजाफा हो जाता है। ये मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे, एक पिशावर से एक आदमी था, वो बोल रहा है सिर्फ भूसा और चोकर इस पे भी पाला जा सकता है खरगोश को, ये हकीकत है या? देखिए, अगर तो आप ऐसे पालने से मुराद ये है ना कि आपने खरगोश रख लिया और उसको सिर्फ आप ये दे रहे हैं और आपने पाल लिया और मतलब वो जिंदा रहने के लिए, तो काफी है। अगर आप उससे पैदावार नहीं ले रहे, सिर्फ पाल रहे हैं एज ए पेट पर्पज, तो वो सरवाइव कर लेगा इसमें, ये मैं गारंटी से कहता हूं कि सरवाइव कर लेगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है तो एक स्टेज ऐसा आता है ना, देखिए, नई जान, नया जानदार पैदा करने को मजाक तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा मतलब ताकत चाहिए होती है मादा को, उसके लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसमें इंतहाई जरूरी होता है। अगर आप उसमें वहां पे जो है टाल मटोल या ऐसी खुराक देते हैं जिससे उसकी ग़िज़ाई जरूरत पूरी नहीं हो रही, नहीं, जो चला जाते हैं उसकी जगह अगर भूसा और चोकर रखा जाए, उसके बाद वंडा रखा जाए, तो उस पर हो सकता है या नहीं? उसमें मसाइल ये हैं कि जो क्या कहते हैं, तूड़ी, भूसा, तूड़ी को बोलते हैं, तूड़ी में एक चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं लाइकोपिन, ये तरबूज में और तूड़ी में पाया जाता है, जो रैबिट के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। यानी अगर नॉन स्टॉप ज्यादा मिकदार में एज ए मेन खुराक के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो रैबिट को मुतासिर, स्पेशली के डाइजेस्टिव सिस्टम को मुतासिर कर सकती है। नंबर 2, तूड़ी में ग़िज़ाइयत ना होने के बराबर है, इंतहाई कम होती है कंपैरेटिवली, लोग मतलब समझ लें जीरो समझ लें। यानी बहुत सारे लोग ये सोच के इस्तेमाल करते हैं कि यार फाइबर तो मिल रहा है ना, तो फाइबर मेन आपका टारगेट नहीं है। जिंदा रहने के लिए खरगोश को बेसिकली ग़िज़ाइयत चाहिए, फाइबर जो है ये हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में। तो आपका अगर फर्ज करें आपकी खुराक ऑलरेडी ऐसी है जिसमें ग़िज़ाइयत भी है, फाइबर भी है, तो आप मतलब आपका फोकस होना ही नहीं चाहिए। यानी कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि फाइबर को इतनी बड़ी बला बना दी गई है कि हर बंदा ये बोल रहा है कि यार फाइबर हो, फाइबर हो, फाइबर, एक कहता है इसमें फाइबर ज्यादा, दूसरे कहते हैं भाई जितने भी चारा जात हैं, जितने भी रेफ्यूजीज हैं, वो एक रिच सोर्स है। यानी इसमें अल्लाह ने देखे क्या जबरदस्त हसीन इम्तिजाज रखा हुआ है कि खरगोश हर वो खुराक डाइजेस्ट कर सकता है जिसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा है। अब फाइबर का मेन जरिया, बड़ा जरिया जो है वो चाराजात है। अगर उसका मेन जरिया चाराजात है, इसका मतलब कि इस चीज की खुराक इंतहाई सस्ती है।
यानी लो कॉस्ट पे आप एक खरगोश को अच्छे कामयाब तरीके से पाल सकते हैं। नहीं, हमारे इलाके में कभी ऐसे दिन आते हैं जब मतलब चाराजात नहीं होते, जैसे सर्दियों में चाराजात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो उन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए? तो आमतौर होता है साल में तकरीबन 2 महीने ऐसे आते हैं जब चाराजात जनाब जब यहाँ से आप जाएंगे इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसकी वजह ये कि जिनके पास नहीं होती ना, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती। थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी तारीफ होनी चाहिए ना। कहने का मकसद है कि पहले तो आपने चाराजात का इंतखाब ये ऐसा करना है कि वो आपके कोशिश ये होती है कि पूरे साल यानी 12 महीनों को किसी तरीके से कवर कर सके। कुछ चाराजात आपकी बात दुरुस्त है कि सर्दियों में जब शिद्दत की सर्दी होती है सवात के इलाके में, तो चाराजात खत्म हो जाते हैं। यानी कुदरती जो चाराजात हैं, जो वीड्स वगैरह, ये भी खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। तो हमेशा एक अच्छे मैनेजमेंट में होता ये कि आपको अगर फर्ज करें चारा चाहिए होता है, फर्ज करें डेली बेसिस पे 100 kg, तो आप लेके आते हैं 120, 130, 140 kg, जैसे हमारे फार्म पे होता है। तो लाजमी कुछ इजाफी चाराजात जो है वो ला के उसको खुश करके साथ साथ में स्टोर किया जाता है, जो आगे आने वाले महीने में आपका इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि जब भी कोई फार्मर कारोबार शुरू करता है तो हम उनको ज्यादा जमीन हासिल करने का बताते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी जी। तो आपको मैंने क्या बताया था कि यार अगर आपकी जरूरत 5 कनाल है तो आप कोशिश करें 8 से 10 कनाल लें, बिल्कुल इस तरह। यानी डबल लें। यानी इससे ये होगा कि अगर आपके पास चाराजात की मिकदार ज्यादा है तो आप चारे का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे आपके अखराजात का ग्राफ नीचे जाएगा। यानी ग़िज़ाई पूरी करनी है ना। अगर तो फर्ज करें मैं बंडा भी खिला रहा हूँ, चाराजात भी खिला रहा हूँ, चाराजात में मुझे पर या चाराजात का वॉल्यूम कम हो गया, यानी मिकदार कम हो गई है, या चाराजात की किस्म ऐसी है कि उसमें प्रोटीन कम है, तो मैं फिर बंडे का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। यानी किसी भी तरीके से उसकी जरूरत पूरी कवर करनी है। तो अगर मेरे पास अच्छा चारा, ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा और ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है, तो मेरे पास ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि अगर फर्ज करें शकील भाई माहाना बुनियाद पे 20 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं 10 बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे 10 बैग की माहाना बुनियाद पे बचत हो रही है। यानी आपका जो क्रीम होता है ना मुनाफे में, वो बढ़ जाता है चारे के इस्तेमाल से। दूसरी तरफ होता क्या है, जिस तरह हमने बताया चाराजात ही के लिए बना है, सब्जाखोर जानवर है, ये कभी बीमार नहीं होता आसानी से। ये डायरिया जैसी बीमारी है ना, ये आपके लिए सही समझ लें कि एक ख्वाब बन जाएगा, यानी कि कभी देख ही नहीं पाएंगे। ये गारंटी से मैं बोल रहा हूं। यानी आप हैरान रह जाएंगे कि यार इसमें डायरिया जैसी बीमारी भी होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको वो खुराक दे रहे हैं जिसके लिए वो बना है। अच्छा, कोई और सवाल हो वो करें, फिर आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। इसमें हम जो कहते हैं ना कि रैबिट्स फार्मिंग ही क्यों, इसमें थोड़ा सा ये आ रहा है कि मौजूदा जो हालात हैं इसमें इसकी चूंकि इतनी खपत नहीं है, सेल नहीं है, तो हम एक बड़े पैमाने पे शुरू कर देते हैं, फार्म बना देते हैं। जैसे मेरे पास अब छोटे हैं तो मैं इरादा रखता हूँ कि इसको एक्सटेंड करूँ, तो इसकी आगे जो सेल है, इसको हमने सेल करना है, खपाना है, कुछ इससे हम लेना है, अर्निंग करनी है, तो उसकी क्या मुमकिन है कि मतलब कि हर इन्वेस्टर या हर कारोबार के लिए, कारोबारी बंदे के लिए एक प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट तो मैंने बना लिया जी, अब आया प्रोडक्ट की इतनी खपत है या प्रोडक्ट इतना सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ साल गुजरे हैं, यानी पिछले मेरे ख्याल है साल 1.5 साल हुआ है कि कुछ मीट पे हल्का फुल्का टच अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है ना। इससे पहले जो मामलात थे, जिस तरह राहील साहब ने एक बात की कि पहले ग्रैंड पेरेंट आता है, फिर उसके बाद पेरेंटल फ्लाक आपका जो है उसमें से बनता है, वो पेरेंटल फ्लाक से आगे फिर जो पैदावार आप लेते हैं वो जाके आगे कस्टमर तक कनेक्ट होती है। तो इस पाकिस्तान में भी सबसे पहले ये जो ब्रीड पाकिस्तान इंपोर्ट हुई, तो इसको कुछ अरसा लगा, कुछ साल लगे इसको आम होने में, या इसको समझ ले दस्तरस में आने के लिए। यानी एक दौर था कि ये इतना नायाब नस्ल थी कि हमें मतलब रातों को नींद नहीं आती थी कि यार ये मतलब कल हमारे पास न्यूजीलैंड वाइट आ रहा है, तो सारी सारी रात हमें बेचैनी से नींद नहीं आती थी कि यार बाकी में मेरे पास न्यूजीलैंड वाइट आ रहा है। तो ये मतलब इतनी जो है नायाब किस्म की नस्ल थी। तो पहले एक फेज वो गुजरा है, सही, उसमें चूंकि फार्म टू फार्म रैबिट ट्रेवल करता रहा है, तो किसी को ये मतलब दिक्कत नहीं हुई यार रैबिट कैसे सेल होगा। हाँ,
सही है। आसानी से सेल हो जाते थे। अभी भी एक जो अभी का जो पीरियड गुजर रहा है, इसमें भी आपको दो किस्म के आपको जो है कस्टमर मिलते हैं। मेजॉरिटी कस्टमर वो होते हैं इसमें जो आपसे नस्ल लेते हैं इस बुनियाद पे कि यार ये नस्ल है ही नहीं पाकिस्तान में, बहुत नायाब है। आपके पड़ोस में भी बहुत सारे लोगों ने देख कर वो आपसे इसी बुनियाद पे लेते हैं, यार इतना बड़े साइज का खरगोश कहाँ से आ गया। ठीक है, यानी फार्म टू फार्म ट्रेवल कर रहा है। हालांकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि इसका जो गोल है या आगे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो गोश्त है। तो गोश्त के तनाजर में जब आप जाएंगे ना, तो आपके सोचने के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज ए पेरेंटल फ्लाक या एज ए फार्म टू फार्म ट्रेवल जो रैबिट जाता है, तो वो आप ज्यादा कीमत उसकी वसूल करते हैं। ऐसा ही है। तो आप अगर केले भी खिला रहे हैं, आप अगर सेब भी खिला रहे हैं, तो आपको ज्यादा परवाह नहीं होती, कवर हो जाता है। आप अगर फीड बेतहाशा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको परवाह ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका मुनाफे का रेशियो इतना हाई होता है कि आपको मतलब कोई परेशानी नहीं होती। जहां पे अगर आपको फर्ज करें एक रैबिट में से 3000 बचने थे, 3000 के बजाय अगर 2000 बच गया तो फिर भी ठीक ठाक मुनाफा है। लेकिन जो मीट प्रोडक्ट है वो उसकी क्लास, उसकी डायनेमिक्स, उसका पोटेंशियल मार्केट, उसके चैलेंजेस मार्केट के, जिस तरह आपने कहा कि कहाँ पे सेल करूंगा, कैसे सेल करूंगा। सबसे पहला चैलेंज आपके पास ये आएगा कि आपने तादाद को इतना बरकरार रखना है, इतनी तादाद कम से कम रखनी है, उसमें से इतनी प्रोडक्शन आए कि अगर आप एक लेबर रखते हैं कि लेबर भी निकल जाए उसमें से, अखराजात भी निकल जाए उसमें से, आपकी जेब में पैसे आए। यानी जो भी छोटा जानवर होता है ना, माइक्रो लाइव स्टॉक, इसको हमेशा ज्यादा तादाद में रखना होता है। ज्यादा प्रोडक्शन से ही आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई पोल्ट्री वाला बैठा हो, वो कहे कि यार मैंने सिर्फ 50 मुर्गियां रखनी है और मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। इतनी मिनिमम ये जो अगर हम मजबूर करते हैं या बहुत ज्यादा जोर देते हैं ज्यादा तादाद पे, उसके पीछे हमारा कोई शौक नहीं है। सिर्फ ये वजह है कि हमें पता है कि आगे जाके जिस रेट पे ये सेल करेगा, तो इसका पहले ही हम माइंड सेट बनाते हैं कि वो डिसहर्ट ना हो। बहुत सारे लोग, ये नहीं है कि इसमें पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल होता है, लेकिन वो उसकी ग्रूमिंग ही गलत हुई, उसकी गाइडेंस ही गलत हुई होती है। उसको गाइड ही शुरू से ऐसा किया जाता है कि यार आपने तो बस ऐसा करना है कि जनाब 10,000 रुपए की जोड़ी आपने बेचनी है, और वो कैलकुलेटर उठा के, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं मार्केट में, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि यार 15,000 की जोड़ी हमें दे दें वापस, या 25,000 रुपए की जोड़ी दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप देखें कि एंड जो प्रोडक्ट है या एंड जो कस्टमर है उसका जिक्र ही नहीं है। वो तो 6 माह के अंदर आपको नई करोड़ा दे रहे हैं। तो उस मेन कस्टमर, मेन प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं होता। और जहां पे भी, ये आपके लिए भी समझ है, पाकिस्तान में जिधर भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, कोई बिजनेस मॉडल हो, वहां पे जो एंड प्रोडक्ट की अगर बात ना हो तो वहां से पीछे हट जाए। सही, वहां पे आपको मसला। जहां तक आपके सवाल पे आते हैं, ये थोड़ा सा इहाता करना था कि आपका माइंड क्लियर हो सके कि हुआ क्या, आगे क्या होने वाला है। शुरू में जिस तरह हमने बात की ना कि कोई भी नई इंडस्ट्री जब पनपती है ना, तो उसमें इसी तरह, जिस तरह हमें प्रॉब्लम क्या है, आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी आज से कुछ 4 महीने पहले, जब मैं गिला कर रहा हूं कि यार वो लोग जो हमारे साथ फार्मिंग तो शुरू कर दिए, लेकिन हमें वो पैदावार नहीं दे रहे, तो हम उनकी रजिस्ट्रेशन को सीज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कि वो हमें क्यों नहीं दे रहे? उसकी वजह यह है कि मार्केट की जो डिमांड होती है और आपकी जो पैदावार होती है, उसके बीच एक तसलसल को, एक जो है सिस्टम को ऐसे परफेक्शन के साथ चलाना, ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। आप देख रहे हैं कि हमारे फार्म में 3 बड़े बड़े शेड हैं और काफी जगह खाली पड़ी होती है, कभी पिंजरे बहुत ज्यादा भर जाते हैं, कभी खाली हो जाते हैं। ये इस खातिर जो है वो जगह बनाई होती है कि यहाँ पे कभी कभी ठीक ठाक हमारे पास पैदावार आ जाती है फार्मर्स की तरफ से, कभी कभी वो गायब हो जाते हैं। यानी फिर कस्टमर हमसे मांग रहा होता है, होटल वाला मांग रहा होता है, हमारे पास नहीं होती। पिछले दिनों एक आर्डर आया 100 kg का, और मुश्किल से मेरा ख्याल है 75 किलो उसको मैंने भेजा थे, क्योंकि उसको इमरजेंसी में चाहिए था, मेरे पास नहीं था। 100 के बजाय मैंने 75 किलो या 73 किलो गालबन भेजा उसको। तो तसलसल को बरकरार रखना जो है बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आपने देखें सवाल किया कि कहाँ पे बेचेंगे। कोई फार्मर कामयाब तरीके से या फार्मिंग कर सकता है, या फिर वो एज ए मार्केटिंग जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। यानी जब भी कोई नया बंदा आता है, हम उनको कहते हैं कि यार
अगर फार्मिंग का ज़्यादा शौक नहीं है तो इसकी मार्केटिंग में आप इन्वॉल्व हो जाओ। इंटरनेट का दौर है, आप फ्रोजन प्रोडक्ट्स इसके शुरू कर दें, जैसे हम इंशाल्लाह अभी इस समर में इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं, रैबिट के फ्रोजन प्रोडक्ट्स शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो या तो कामयाब तरीके से फार्मिंग कर सकता है या फिर मार्केटिंग कर सकता है। अगर कामयाब तरीके से आपने फार्मिंग करनी है तो ये फार्मिंग इतना बड़ा मैदान है आपके लिए कि उसको कामयाब तरीके से चलाना जो है, ये अगर आप कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि या तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढें जहां पे आपके लिए आसानी हो सेल करने के लिए। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी स्टॉक ले आते हैं जिन्होंने कभी हमसे रैबिट नहीं लिए, राब्ता करते हैं, हमें रैबिट सेल करना है, हम कहते हैं जी भिजवाएं हमें, वो ले आते हैं हमसे, क्योंकि हम पे बोझ नहीं है वो। यानी जो रैबिट में मार्केट में अगर 600 रुपए किलो या 650 रुपए किलो के हिसाब से, जिंदा के हिसाब से बेच रहा हूं, तो उसमें कम से कम हमारा 50 रुपए फी किलो के हिसाब से या 40 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्जिन होता है। बल्कि जो ऐसे जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं उनसे जब खरीदते हैं तो जानबूझ के मजीद 20-30 रुपए 40 रुपए और सस्ता ले लेते हैं, क्योंकि जुड़े तो नहीं होते। उनके लिए हम सहूलत होते हैं, हम उसमें से थोड़ा सा, यानी जो हमारे साथ जुड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा सा हम एज देते हैं, ज्यादा मुनाफा देते हैं। दूसरा प्रायोरिटी बेस पे, जैसे कि आप नहीं जुड़े और इंजेब साहब जुड़े हुए हैं, आपके पास स्टॉक तैयार हो गया, आपकी तैयार हो गया, ये डिपेंड करे, इसके साथ मुआहिदा है कि यार हर हाल में, और इसके एक रिकॉर्ड हम रखते हैं अपने पास कि यार माहाना बुनियाद पे या हर 2 महीने बाद एक्सपेक्टेडली इतने नंबर ऑफ फार्मर से इतना स्टॉक आ सकता है। उस स्टॉक के मुताबिक हम कमिटमेंट करते हैं मार्केट में, यानी एक टैग लगा हुआ है। टैग ये लगा हुआ है हम पे कि यार ये रैबिट का गोश्त प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चाहे वो बट कड़ाही वाला होगा, चाहे कोई और होगा, आपके पास कोई आए तो आप उनको क्या बताएंगे, कहां से आपको ज्यादा तादाद में मिलेगा। अब मैं आपको तो नहीं बता रहा कि आप कहां से मिलेगा, क्योंकि टैग लगा हुआ है हम पे। जैसे कि अगर आप पे टैग लगा हुआ है एयर कूलर का, आप बताएं ना बताएं, हम आपको राब्ता करेंगे या किसी और को बताएंगे यार वहां से कूलर ले लें, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि जब टैग लगाओ ना तो आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिकली आते हैं फिर। यानी जब आप खुद भी फार्मिंग, आपने इस फील्ड में इन्वॉल्व हुए हैं, तो कुछ चंद जो लोगों को पता चला होगा तो वो लाजमी आपके पास आए होंगे, क्योंकि छोटा सही लेकिन वो टैग लग गया है आप पे, यार यहाँ पे खरगोश अवेलेबल है। तो बहरहाल बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे इदारे के साथ जुड़ें जो नॉन स्टॉप तरीके से आपका स्टॉक उठाए। वो मैं कंपैरिजन कर रहा था कि अगर इनका स्टॉक भी है, आपका भी है, तो हम प्रायोरिटी बेस पे इनसे स्टॉक उठाएंगे, उसके बाद जरूरत होगी तो आपसे उठाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब हमें पता होता है कि माहाना बुनियाद पे फर्ज करें 800 खरगोश आ रहे हैं, तो हम 800 खरगोश के हिसाब से कमिटमेंट करते हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर मुझे कहता है कि आप मुझे माहाना बुनियाद पे 4000 खरगोश चाहिए, तो मैं कैसे हामी भर सकता हूँ, कहां से दूंगा मैं? तो मैं कमिटमेंट किस चीज की कर रहा हूँ, 800 रैबिट की। या फिर उनको ये कह सकता हूँ यार आप 800 के बजाय 1600 ले लें, लेकिन फिर टाइम दे दें, ये कह सकता हूँ ना मैक्सिमम। तो इस बुनियाद पे इस वक्त मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन कर रही है। दूसरा, मार्केट में किसी भी वक्त आपका सेलर जो है, वो आपका बायर जो है वो गायब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। वेदर के हिसाब से जो है मामला हो सकते हैं, गर्मी में ज्यादा नहीं खाया जाता, सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। तो हमने इस समर में, इस गर्मियों में इरादा किया है कि इंशाल्लाह सेफ फूड्स के नाम से इसके फ्रोजन फार्म में प्रोडक्ट शुरू करना है। तो उसका बेनिफिट क्या है? देखिए, हर बंदा कारोबारी वो बंदा होता है ना जो पहले से ही जो है अपने लिए सोचता है, चारे के लिहाज से हो, वनडे के लिहाज से हो, गोश्त के लिहाज से हो, बाकी मामला से हो। ये नहीं कि हमारा सेल नहीं हो रहा, यानी अभी भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अगर कोई फर्ज करे एकदम से 300 रैबिट लेके आ जाए तो हमारे पास स्पेस है, इतनी जगह है हमारे पास। और यानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार रैबिट आए हो और ना सेल हुए हो, लेकिन हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना कि यार ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, क्योंकि या तो लोग लेके नहीं आते या फिर सारे एक साथ में उठा के ले आते हैं। तो इनके बीच तसलसल को बरकरार रखना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। यानी हम फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक रिस्क भी हमने उठाया हुआ है। बहुत ज्यादा पैसे हमारे बंद हो जाते हैं। यानी रमजान से लेकर अभी तक ये मेरा हाल है कुछ 30, 35 या 32 दिन गुजरे हैं,
12-13 लाख रुपए का माल उठाया हमने, अच्छा। लेकिन जबकि सेल हमने जो है उसके मुकाबले थोड़ा सा कम किया है, अभी भी थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये जब अपना प्रोडक्ट बनेगा तो फायदा उस पर क्या है, एक तो डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं है, सही। ठीक है जी। अपना प्रोडक्ट है, थोड़ा सा और मार्केटिंग पे बूस्ट लगा दो फेसबुक पे, सही। ठीक है जी। वो बुलबुलों की तरह जो है वो फिर निकल के आ रहे होते हैं वो कस्टमर्स, और फेसबुक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है इसके लिए। तो एक न्यू जॉब क्रिएशन हो रही है, सही। ठीक है जी। किसी और खानदान को जो है सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। जी। और दूसरा ये कि मेरा मार्केट पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। तो मुझे फायदा हुआ ना कि मेरा जो रिस्क फैक्टर है सेफ रैबिट फार्म का वो क्या है कि यार कल को हो सकता है सारे लोग रैबिट लेके आ जाए, फिर मैं क्या करूंगा, हो सकता है ना। जी जी। ये तो नहीं कि नहीं हो सकता है मुझे जरूरत तो आप लेके ना है। जैसे पिछले 4 महीने पहले मैंने गुस्से से कि 1 महीने के अंदर अंदर जिन्होंने रैबिट ना लेके आए और उन्होंने कोई वजह नहीं बताई तो उनके हम कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया वो हमें नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि रैबिट जो है वो फार्म टू फार्म ट्रेवल कर रहा है, तो वो महंगे रेट पे सेल कर रहे हैं। जी जी, सही। तो उसका हम भी उनको बेनिफिट देते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे भी हम अच्छे प्राइसेस जो है वो ऑफर करते हैं। वो इंशाल्लाह वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। बहरहाल कोई और सवालों से मुतालिक तो कर ले, वरना जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, टाइम अनिल तेजी से भाई निकल रहा है। फीड के हवाले से जरा बता दीजिए। वो आगे टॉपिक आएगा, आगे जी जी टॉपिक आएगा। कोई और सवाल है इससे मुतालिक? काफी हद तक मेरा हाल है इस पे बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं।